નમસ્કાર, સ્વાગત છે તમારું ફરી આ ચેનલમાં। આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર હિન્દી ધોરણ 10નો પાઠ નંબર 2 બુઢ્ઢી કાકી પાઠના સ્વાધ્યાયની અને એના જે પ્રશ્નોત્તર છે એ પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલાં આપ આ ચેનલમાં નવા હોય, ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરો કે જેથી કરી આવનારા દરેક નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન આપને મળતું રહે। તો જોઈએ हिंदी धोरण 10 पाठ नंबर 2 बूढ़ी काकी, जिनके लेखक है प्रेमचंद और साहित्य प्रकार है कहानी। सबसे पहले हम कहानी का जो संक्षिप्त कथा वस्तु है वो देखते हैं कि इस कहानी में एक बूढ़ी काकी नामक पात्र है और उनका अपना पूरा हरा भरा परिवार था, पर पति और नौजवान बेटे की अचानक मृत्यु होने के बाद वह बिल्कुल असहाय और अकेली हो जाती है। विवश होकर अपनी सारी संपत्ति वह अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर देती है। संपत्ति लिखने के बाद वह बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा पर आश्रित हो जाती है। बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन न मिलने पर या कम मात्रा में भोजन मिलने पर गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। जब बच्चे उन्हें चुटकी काट कर भाग जाते थे या उन पर पानी की कुल्ली कर देते थे तब भी उसे बहुत दुख होता था, पर उसके दुख की और किसी का ध्यान न था। बुद्धिराम के पूरे परिवार में लाडली के साथ बूढ़ी काकी के अनुराग था। लाडली अपने परिवार के डर से अपने खाने की चीज़ बूढ़ी काकी को छुपकर खिलाती थी। इस प्रकार वह बूढ़ी काकी का थोड़ा बहुत भी ध्यान रखती थी। बुद्धिराम के बेटे सुखराम के तिलक का उत्सव था। इस अवसर पर पुड़िया कचौड़ियाँ तली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। इन सब की सुगंध बूढ़ी काकी को अपनी कोठरी में बेचैन कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि मेहमानों ने भोजन कर लिया होगा और उनके लिए कोई भोजन लेकर नहीं आया। यह सोचकर उन्हें रोना आ गया, पर वे मन मसोस कर रह गई। शुभ अवसर पर रोना बुरा हो जाता है, यह मानकर वह रोती भी नहीं है। बूढ़ी काकी की कल्पना में लाल लाल फूली हुई पुड़िया नाचने लगती है। धीरे धीरे रेंगते हुए वह कहाड़ के पास पहुंच जाती है जिसमें पुड़िया निकाली जा रही थी, मगर तभी रूपा की नज़र उन पर पड़ती है और वह काकी पर झपट पड़ती है। बूढ़ी काकी को रूपा पर क्रोध आता है और वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में से देखती है कि मेहमान की मंडली अभी भी भोजन के पात जमा कर बैठी है। यहाँ पर बूढ़ी काकी को देखकर बुद्धिराम आग बबूला सा हो जाता है। वह बूढ़ी काकी को घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में पटक आता है। अब दोनों पति पत्नी उसे दंड देने का निश्चय करते हैं। भोजन समारंभ में लाडली बूढ़ी काकी के लिए अपने हिस्से की पुड़िया बजाकर लगती है। सबके सो जाने के बाद वह बूढ़ी काकी के पास जाती है और सारी पुड़िया खिला देती है। वे लाडली को और भी पुड़िया लाने को कहती है, पर माँ के डर से वह नहीं लाती। रात में सो रही रूपा की नींद खुलती है और वह देखती है कि लाडली अपने पास नहीं है। वह लाडली को खोजने के लिए बाहर आती है और देखती है कि जूठे पतलों के पास लाडली खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों से पुड़ियों को टुकड़े चुन चुन कर खाती है। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर रूपा सन्न रह जाती है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आती है। उसे लगता है कि वह कितनी निर्दयी है। वह
मन ही मन अपनी भयंकर गलती के लिए क्षमा मांगती है। रूपा दिया जलाती है, एक थाली में सभी प्रकार के व्यंजन सजाती है और बुढ़ी काकी को बुलाकर आराम से खिलाती है। वह बुढ़ी काकी से अपनी भूल के लिए बुरा न मानने और परमात्मा से इस अपराध के लिए क्षमा करने की प्रार्थना करती है और उसे भी प्रार्थना करने के लिए बोलती है। बुढ़ी काकी सारी बातें भूलकर, बच्चों की तरह सारा तिरस्कार भूलकर भोजन करने लगती है। इसके रोए रोए से रूपा के लिए सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। तो यह इस पाठ का संक्षिप्त कथा वस्तु था। अब हम इस कहानी का जो स्वाध्याय है, उनके जो प्रश्नोत्तर है, वो प्रश्नोत्तर के सवाल और जवाब की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने उर्दू के साथ अंग्रेजी का भी अध्ययन किया था। वे सरकारी नौकरी करते थे। स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, नाटक और कहानियाँ लिखी। गबन, गोदान, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा, सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, करबला और संग्राम आदि उनकी प्रमुख रचना है। उन्होंने हिंदी साहित्य में आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद को अधिक महत्व दिया। उनकी रचनाओं में यथार्थवाद को अधिक महत्व दिया गया है। बुढ़ी काकी प्रेमचंद की एक यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी में लेखक ने वृद्धों की दयनीय अवस्था पर हमारा ध्यान खींचा है, जिन्हें सदैव उपेक्षा मिलती है और जीवन में हर क्षण दुख का अनुभव करते हैं। यह कहानी का मूल हार्द है। अब हम इस कहानी के जो शब्दार्थ है वो देखते हैं। पुनरागमन यानी वापस आना, आर्तनाद यानी दुख भरी चीख, सब्जबाग यानी झूठे सपने, विद्वेष यानी वैर या विरोध, संताप यानी मानसिक कष्ट या दुख, क्षुधावर्धक यानी भूख को बढ़ाने वाली, रक्षागार यानी सुरक्षित स्थान, लोलुपता लोभ, स्वार्थनुकूलता यानी स्वार्थ के अनुकूल होना, आरोपण यानी स्थापित करना, विस्मयपूर्ण यानी आश्चर्यपूर्ण, रसास्वाद आनंद, उकंडू यानी घुटने मोड़कर बैठने की मुद्रा, उद्विग्न चिंतित, कुटना मन ही मन दुख करना, निर्लजता बेशर्म, दीनता कष्टपूर्ण दशा, करुणा दया, अधीर बेचैन होना, ग्लानि मन में होने वाला खेद, क्षुधा भूख, तृष्णा प्यास, स्वादेंद्रिया स्वाद का आनंद लेने वाली इंद्रिया, सत्यानाश यानी संपूर्ण विनाश, खुदगर्जी यानी स्वार्थपरता, कंठावरुद्ध यानी गला भराना, सदिच्छाए यानी आशीर्वाद, ग्रास यानी कौर, मनसूबे यानी कल्पनाएं, रसास्वाद यानी स्वाद लेना,
उसके बाद हम देखेंगे सब स्वाध्याय के जो प्रश्नोत्तर है उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से ही सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला है बुद्धि काटकी के भतीजे का क्या नाम था। तो उसका सही उत्तर आएगा पंडित बुद्धिराम। रूपा किसकी पत्नी थी। तो सही उत्तर आएगा पंडित बुद्धिराम की। किसने अपने हिस्से की पुड़िया काके के लिए बचाकर रखी थी। तो उसमें सही उत्तर आएगा लाडली। बुढ़ी काकी को पतलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाते देखकर कौन सन्न रह गया। तो उनका सही उत्तर होगा रूपा। बुढ़ी काकी में कौन सी चेष्टा शेष बची थी। तो जवाब उत्तर आएगा स्वाद की। इसके बाद बुद्धिराम बुढ़ी काकी का क्या था। तो सही उत्तर भतीजा। लड़कों का बुढ़ों से स्वाभाविक होता है यानी विद्वेष। बुढ़ी काकी को खाना न मिलने पर कौन परेशान होता था। तो उत्तर होगा लाडली। बुद्धिराम और रूपा बुढ़ी काकी को किस लिए दंड देना चाहते थे। तो उत्तर आएगा निर्लज्जता के लिए। इसके बाद कंस में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला बुढ़ापा रोग का अंतिम समय है यानी कि तृष्णा रोग का अंतिम समय है। बुढ़ी काकी को घी और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। रूपा पंडित बुद्धिराम की पत्नी थी। थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा को और उत्तेजित कर दिया था। स्वार्थनुकूलता ने काकी और लाडली में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। बुद्धिराम के घर पुड़िया बन रही थी क्योंकि। तो इनका सही उत्तर आएगा लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था। घी और मसालों की सुगंध ने। इनका सही उत्तर आएगा बुढ़ी काकी को बेचैन कर दिया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बुढ़ी काकी कैसे रोती थी। तो उनका जवाब है बुढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। बुढ़ीराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी। लड़के मुखराम के तिलक के उत्सव में बुद्धिराम के घर पुड़िया बन रही थी। बुढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। कहाड़ के पास बैठा देखकर रूपा बुढ़ी काकी पर क्रोधित हो गई। किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी में लाडली को नींद आ रही थी। उत्सव के दिन बुढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी। शुभ प्रसंग पर अपशकुन के डर से बुढ़ी काकी नहीं रो रही थी। बुढ़ापे में बुढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र बिंदु कौन सी इंद्रियां थी। बुढ़ापे में बुढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र बिंदु स्वादेंद्रिया थी। लेखक ने बुढ़ापे को क्या कहा है। सही उत्तर है लेखक ने बुढ़ापे को तृष्णा रोग का अंतिम समय कहा है। काकी पर क्रोध आने से बुद्धिराम ने क्या किया। सही उत्तर होगा काकी पर क्रोध आने से बुद्धिराम ने काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए
अंधेरी कोठरी में डाल दिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। बूढ़ी काकी कब रोती थी? तो उत्तर होगा ठीक समय पर खाने को न मिलता, ज़रूरत से कम खाने को मिलना, या बाजार से आने वाले खाने की वस्तु बूढ़ी काकी को न मिलने पर वह रोती थी। लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? तो लड़कों में से कोई चुटकी काटकर भागता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की किसी तस्वीर नाचने लगी। तो सही उत्तर होगा बूढ़ी काकी को पूड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। बुढ़ीराम ने बूढ़ी काकी के संपत्ति कैसे हथिया ली थी? तो पंडित बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। इसमें पहला है, क्या देखकर रूपा का पश्चाताप हुआ? क्यों? तो उत्तर है, बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ तथा मसालेदार सब्जियाँ परोसी गई थी। सब खा पीकर आराम कर रहे थे, पर बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा था। लाडली की पुड़िया खाने के बाद बूढ़ी काकी जूठी पतलों के पास खड़े जूठे पतल चाट रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति है उसके साथ मैंने कैसा व्यवहार किया। दूसरा प्रश्न है, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषी व्यवहार किया और क्यों किया? तो इनका उत्तर है, पंडित बुद्धिराम और रूपा के बड़े बेटे के तिलक में पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। यह सुगंध लेकर बूढ़ी काकी कहाड़ के पास पहुंच गई। इस पर रूपा ने काकी के दोनों हाथों झटककर उनको बहुत जलील किया था। इसके बाद एक बार बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई थी। तब मेहमान भोजन कर रहे थे। इस पर बुद्धिराम क्रोधित हो जाता है और तिल मिला गया था। वह काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक आया था। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन 2 अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे? तो इनका उत्तर आएगा, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की लाल लाल फूली फूली नरम नरम तस्वीर नाच रही थी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। वह सोचती थी कि पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियों रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। वह कहती, चाहे कोई बुरा माने या भला, वे मांग मांग कर खाएगी। लोग यही कहेगा ना कि उन्हें विचार नहीं है। लोग कुछ भी कहे, मुझे तो भरपेट खाकर ही खड़ा होना है। इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में
खाने के बारे में मंसूबे बंधे थे। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो उत्तर होगा, मनुष्य जीवन में तरह तरह की कामनाएं करता है। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे रहते हैं। वह जीवन के इन वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसीलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। आशय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। तो इनका आशय है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती हैं, उसके अंग प्रत्यंग कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमज़ोर हो जाते हैं और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं। बच्चों की तरह उसे भी मान अपमान की परवाह नहीं होती। बच्चों की तरह परिवार में उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। लड़कों का बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। इस वाक्य का आशय यह है कि लड़कों और बुढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है, इसलिए दोनों की सोच में भी अंतर होता है। अधिकांश बूढ़े अपनी सोच के अनुसार जीवन जीते हैं और उसकी धारणा उसी प्रकार की होती है। हर बात को अपनी सोच के अनुसार ढालने का प्रयत्न करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नई होती है। इसीलिए दोनों पीढ़ी के बीच वैचारिक साम्यता न होने से स्वाभाविक विद्वेष होता है। अब हम इस कहानी में आने वाले व्याकरण की चर्चा करेंगे। तो इनमें सबसे पहले है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जहाँ घटना बनी है वह जगह। तो घटना स्थल, जीभ का स्वाद यानी रसास्वाद, भूख से आतुर यानी क्षुधातुर, धीरज की परीक्षा लेने वाली यानी धैर्य परीक्षक, देवताओं का निवास स्थान यानी स्वर्ग, दोबारा आना यानी पुनरागमन, निराशा से भरा हुआ यानी निराशामय। निम्नलिखित शब्दों की संधि को छोड़िए। तो उसमें पहला है परमानंद, जिनकी संधि हम इस तरह छोड़ सकते हैं, परम प्लस आनंद, परमात्मा परम प्लस आत्मा, अर्धांगिनी अर्ध प्लस अंगनी, स्वार्थानुकूलता स्वार्थ प्लस अनुकूलता, सहानुभूति सह प्लस अनुभूति, रसास्वादन रस प्लस आस्वादन, व्याकुल भी प्लस आकुल, दीर्घाहार दीर्घ प्लस आहार, प्रतीक्षा प्रति प्लस इच्छा, कंठावरुद्ध कंठ प्लस अवरुद्ध, क्षुधातुर क्षुधा प्लस आतुर, कालांतर काल प्लस अंतर, रक्षागार रक्ष प्लस आगार, सज्जन सत प्लस जन, सदिच्छाएँ सत प्लस इच्छाएँ,
पुनरागमन, पुनर् प्लस आगमन, दुर्गति, दुह या दूर प्लस गति, सम्मुख, सम प्लस मुख। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सब्ज बाग दिखाना यानी बड़े बड़े झूठे वादे करना। वाक्य प्रयोग होगा, पंडित बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी को सब्ज बाग दिखाए थे। आपे से बाहर होना यानी अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य होगा, पुत्र का परिणाम देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। उबल पड़ना यानी क्रोधित होना। वाक्य, नौकर की हरकतें देखकर सेठ उस पर उबल पड़े। नाक कटवाना यानी इज्जत खोना। अपने ही घर में चोरी करके उसने नाक कटवाई। छाती पर सवार होना यानी सामने अड़े रहना। उसका झगड़ालू बेटा घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया है। बेसिर पैर की बात यानी असंबद्ध बात। महेश की बात में न आदि होता है न अंत, वह हमेशा बेसिर पैर की बात ही करता है। हृदय छन्न रह जाना यानी घोर आश्चर्य में डूब जाना। बुढ़ी काकी को झूठी पटलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। मुंह बाये फिरना यानी बेकार की हालत में घूमना। वाक्य प्रयोग होगा, नौकरी न मिलने पर रमेश मुंह बाये फिरता है। कलेजे में हुक सी उठना यानी मन में दुख होना। पड़ोसी के पुत्र की कराह सुनकर रामू चाचा के कलेजे में हुक सी उठी। रोटियों के लाले पड़ना यानी खाने को न मिलना। वाक्य प्रयोग होगा, सारी संपत्ति देने के बाद दादा को रोटियों के लाले पड़ने लगे। आग हो जाना यानी अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग होगा, मेहमानों से पहले खाने चली आई बुढ़ी काकी को देख बुद्धिराम आग हो गया। जवाब दे चुकना यानी छोड़ देना। वाक्य प्रयोग होगा, डॉक्टर के होने पर भी रमेश चाचा के शरीर ने जवाब दे दिया था। कलेजा पसीजना यानी दया आना। वाक्य प्रयोग होगा, बुढ़ी काकी को भूखी देखकर रूपा का कलेजा पसीज हो गया। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहला है प्रतिकूल यानी अनुकूल, सज्जन दुर्जन, अनुराग विराग, सुलभ दुर्लभ। अपशुकन शुकन, दीर्घाहार अल्पाहार, निर्लजता लज्जा, अपरिमित परिमित। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। दीनता यानी दरिद्रता, वाटिका यानी उद्यान, क्षुधा यानी भूख, स्वादिष्ट यानी जायकेदार, मेहमान अतिथि, इच्छा अभिलाषा, नेत्र आँख या नयन, वर्षा यानी बारिश। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं लिखिए। बुढ़ा यानी बुढ़ापा, रोना यानी रुलाई, कम कमी, सिसकना सिसकी, बहुत बहुतायत, व्यस्त व्यस्तता,
बुलाना बुलावा, झुंझलाना झुंझलाहट, गुदगुदाना गुदगुदाहट, उत्तेजित उत्तेजना। निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। लिखना लेखक, रक्षा रक्षक, बजाना वादक, निर्णय निर्णायक, धोना धोबी, दंड दंडक, गीत गीतकार, प्रबंध प्रबंधक। निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञाएं लिखिए। रोना यानी रुआसा, लुभाना लुभावना, स्वार्थ स्वार्थी, उड़ाना उड़ाऊ, सज्जन सज्जनता, अकेला अकेलापन। निम्नलिखित शब्दों के समास को पहचानिए। विग्रह करके नाम लिखिए। तो पहले सामासिक शब्द देखेंगे, क्षुधाकुर, उनके बाद इनका विग्रह है क्षुधा से आतुर और समास है तत्पुरुष समास। सदिच्छाए यानी कि अच्छी इच्छाएं, समास होगा अव्ययी भाव समास। क्षुधावर्धक यानी क्षुधा का वर्धक और समास होगा तत्पुरुष समास। रसास्वाद रस का स्वाद और समास होगा तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर कहानी बुढ़ी काकी का जो स्वाध्याय का प्रश्नोत्तर है वो हमने देखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को चौक्कस से लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्तु, जय हिंद, वंदे मातरम।